The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। आज के शो में विस्तार से बात करेंगे किसान आंदोलन में एक लड़की के यौन उत्पीड़न की घटना की। इस पर किसान आंदोलनों को चलाने वाले जो संगठन हैं उनकी सफाई की, लड़की के पिता के क्या आरोप हैं, इस सब ब्यौरे के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा कोरोना को लेकर जो एक नई दवा है 2DG, जिसको लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं कि इस दवा के बाद ऑक्सीजन पर निर्भरता कम हो जाती है, बाहरी मशीनी ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन के सपोर्ट पर, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे विशेषज्ञों से बात करके कि ये दवा कितनी सही है, कब तक उपलब्ध हो सकेगी और आगे इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। लेकिन शो में सबसे पहले देखते हैं दिन का वीडियो। ये वीडियो है यूपी के सीतापुर के बलवंतपुर का। यहाँ पर 10 साल से प्रधान रहे इसरार खान इस बार पंचायत चुनाव में अपनी गद्दी गंवा बैठे। चुनाव सुफियान खान जीत गए। सुफियान खान ने जीत के जश्न में तमाशा किया, गांव के एक बुजुर्ग से हारे हुए प्रधान इमरान खान की एक्टिंग करवाई और अपने समर्थकों से कोड़ों से पिटवाया। एक्टिंग कर रहे बुजुर्ग को बाकायदा पैसे दिए गए। असली इमरान खान को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी और पुलिस ने 30 के खिलाफ FIR लिखी, 6 को गिरफ्तार कर लिया। ये तमाशा है, एक तमाशा हो रहा है पंचायत चुनाव के बाद कोविड के मोर्चे पर। गांव गांव में बुरा हाल है। सरकार तमाम वायदे करती रही, अधिकारी अपनी अपनी बात होंकते रहे, FIR की धमकी देते रहे, उनके ऊपर के अमले का दबाव था, शिक्षक और दूसरे कर्मचारी गिड़गिड़ाते रहे। अब गांव गांव कोरोना फैल रहा है और पंचायत चुनाव के दूसरे तमाशे हैं जो आप वीडियो में देख रहे थे। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी में बात कोरोना से जुड़े आंकड़ों की। केंद्र सरकार के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,66,161 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 3,754 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही भारत में कोरोना से मरने वालों का टोटल आंकड़ा 2,46,116 हो गया। पिछले 24 घंटे में कुल 3,53,818 लोग ठीक भी हुए। देश में इस वक्त 37,45,237 एक्टिव केस हैं। दूसरी सुर्खी में बात दिल्ली के ऑक्सीजन संकट की। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर के दाम तय किए जाएं। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस या किसी अन्य एजेंसी से भी पूछा कि कालाबाजारी में जब्त किए गए कोरोना के इलाज में लग रहे जरूरी सामान का क्या हुआ। कोर्ट ने पूछा कि इन जब्त सामानों की आपूर्ति कहाँ की गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मंत्री रहे इमरान हुसैन को लेकर भी जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ये साफ करे कि लोगों को ऑक्सीजन बांट रहे इमरान हुसैन को ऑक्सीजन कहां से मिली। क्या उन्हें ऑक्सीजन दिल्ली को मिल रहे ऑक्सीजन कोटे से मिली या इमरान हुसैन के दावों के मुताबिक उन्होंने खुद हरियाणा से ऑक्सीजन का इंतजाम किया। कोर्ट ने यह भी कहा इमरान से कि वो अपने दावों के समर्थन में कागजात सामने रखें। तीसरी सुर्खी में बात आज कांग्रेस पार्टी की। कोरोना के चलते कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव फिर से टल गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में संगठन के महासचिव KC वेणुगोपाल ने 23 जून को चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन बाकी सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। अशोक गहलोत, गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा जैसे नेताओं ने कहा कि कोरोना के हालात में चुनाव कराना सही नहीं रहेगा। पिछले साल अगस्त से अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस में 3 बार टल चुका है। 23 जून की जगह किसी नई तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। 2019 में लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद उनकी मां और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने बतौर कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी की कमान संभाली थी और तब से कांग्रेस नेताओं का एक ग्रुप अध्यक्ष का चुनाव कराने की मांग कर रहा है। पार्टी के आंतरिक चुनाव दूसरी चीजों के लिए हों, ये भी मांग है। चौथी सुर्खी में हम बात करेंगे बंगाल की। बंगाल के मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह की और राज्यपाल जगदीप धनखड़ की फिर से आई नसीहत की। आज यानी 10 मई को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के 43 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इन मंत्रियों को शपथ दिलाई। 24 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री, 10 को स्वतंत्र प्रभार। तीसरी बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने 8 महिलाओं और 7 मुस्लिमों को अपने मंत्रिमंडल में जगह दी।
इसकी चर्चा भी सोशल मीडिया पर अलग अलग ढंग से हुई। साथ ही ममता ने अपने पुराने वित्त मंत्री अमित मित्रा को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया। अमित मित्रा ने अपनी तबीयत खराब होने के चलते चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में उन्हें भी अगले 6 महीने में विधानसभा का सदस्य बनकर आना होगा, अन्यथा पद छोड़ना होगा, ठीक ममता बनर्जी की तरह। शपथ ग्रहण में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। खबरों के मुताबिक राज्यपाल ने शपथ ग्रहण के बाद संबोधन में कहा कि अब जरूरत है कि आप जमीनी हकीकत का सही संज्ञान लें, लोगों में भरोसा जगाएं। जिसने भी लोकतंत्र को कलंकित किया उन पर केस करें। जब से मुझे इस बारे में रिपोर्ट मिली है मुझे चिंता हो रही है। राज्य प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझे इस रवैये में किसी तरह की जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व नहीं दिखता है। उन्होंने कहा कि लोगों को वोट देने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मैं हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा भी करूंगा। बंगाल से अब गुवाहाटी चलते हैं। गुवाहाटी में बीजेपी नेता हेमंत बिश्व शर्मा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ उनके मंत्रिमंडल ने भी शपथ ली। हेमंत बिश्व शर्मा 2015 तक कांग्रेस में थे और कांग्रेस की जो गोगोई सरकार थी उसमें लंबे समय तक मंत्री रहे थे। उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए और सर्बानंद सोनोवाल की 5 साल की भाजपा सरकार में नंबर 2 की हैसियत से रहे और शिक्षा और स्वास्थ्य समेत कई अहम महकमे उनके जिम्मे रहे। पिछले दिनों बीजेपी आला कमान ने सर्बानंद सोनोवाल की जगह हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना था और उसके बाद ये शपथ ग्रहण का समारोह हुआ। इस तरह की अटकलें हैं कि अब सर्बानंद सोनोवाल को केंद्र में समायोजित किया जाएगा। लंबे समय से नरेंद्र मोदी कैबिनेट के विस्तार की बात भी चल रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दावेदार इसका इंतजार कर रहे हैं। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक घटना की, ऐसी घटना जिसने किसान संगठनों की जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। टीकरी बॉर्डर यानी दिल्ली और हरियाणा के बीच की सीमा, यहां नवंबर 2020 से ही किसान जमा हैं, नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी प्रदर्शन में शामिल एक लड़की की 30 अप्रैल को मौत हो गई। कहा गया कि लड़की की मृत्यु कोरोना के कारण हुई थी, लेकिन अब आरोपों के मुताबिक लड़की का यौन शोषण किया गया था। बलात्कार के भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने अब इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR की है। पीड़िता के पिता ने हरियाणा के बहादुरगढ़ पुलिस थाने में आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। इसके मुताबिक मामले के 4 आरोपी 1 अप्रैल को बंगाल पहुंचे थे। इन आरोपियों के नाम हैं अनिल मलिक, अनुज सिंह चनौट, अंकुश सांगवान और कविता आर्य। खुद को किसान सोशल आर्मी का सदस्य बता रहे थे ये लोग। इसके अलावा जगदीश बराड़ ने खुद को कुश्ती किसान यूनियन का सदस्य बताया। एक और आरोपी योगिता सुहाग ने खुद को इंडिपेंडेंट एक्टिविस्ट बताया था। ये सभी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले पब्लिक मीटिंग आयोजित कर रहे थे। पीड़िता इन लोगों से प्रभावित हुई, उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए हावड़ा से दिल्ली आई। आरोप है कि इस ट्रेन के सफर में रात के वक्त जब सब सो गए थे तब अनिल ने पीड़िता को आपत्तिजनक तरीके से छूने की कोशिश की। पीड़िता ने उसे हटाया और दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। 11 अप्रैल को दिल्ली पहुंचने के बाद टीकरी बॉर्डर पर उसे अनिल मलिक, अनूप सिंह और अंकुर सांगवान के साथ टेंट शेयर करना पड़ा। लड़की ने 14 अप्रैल को अपने पिता को ट्रेन की घटना बताई। कहा कि अनिल और अनूप अच्छे लोग नहीं हैं, उस पर दबाव बना रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। पीड़िता के पिता ने उसे प्रोटेस्ट में शामिल किसी महिला से बात करने की सलाह दी और स्थानीय कमेटी से कांटेक्ट करने को कहा, लेकिन वो वहां नई थी। उसे नहीं पता था कि किससे बात करे। वो घबराई हुई भी थी क्योंकि आरोपी लगातार उसे परेशान कर रहे थे। 16 अप्रैल को पीड़िता ने अपने पिता को बताया कि उसने पूरी बात योगिता और जगदीश को बताई। जगदीश के सामने उसने एक वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था। योगिता की मदद से पीड़िता को दूसरे टेंट में शिफ्ट भी कर दिया गया। उसने अपने पिता को यह भी बताया कि उसे पेशाब के साथ खून आ रहा है। फिर लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी। पीड़िता के पिता ने जब किसान आंदोलन से जुड़े अवीक साहा से संपर्क किया, फिर योगेंद्र यादव ने फोन पर पीड़िता से बात की। खबरें बताती हैं कि जब अनिल और अनूप को इस बात की जानकारी हुई कि पीड़िता संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के संपर्क में है, तो उन्होंने उसे टीकरी बॉर्डर से हटाने का प्लान बनाया। पीड़िता के नंबर से उसके पिता को फोन किया गया कि वो उसे बंगाल वापस भेजने की परमिशन चाहते हैं। पिता ने मना कर दिया। इसकी जानकारी भी योगेंद्र यादव को मिली। योगेंद्र यादव ने आरोपियों से बात की और फिर पीड़िता को वापस लाने को कहा। यह भी कहा कि अगर उसे सही सलामत वापस नहीं लाया गया तो अनिल और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। 25 अप्रैल की रात को पीड़िता को टीकरी बॉर्डर वापस लाया गया। 26 तारीख को उसे PGI रोहतक भेजा गया, लेकिन वहां बेड खाली नहीं थे। फिर उसे बहादुरगढ़ के शिवम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो कोविड-19 पॉजिटिव थी। लड़की के पिता भी अस्पताल पहुंचे।
यहाँ पीड़िता ने बताया कि ट्रेन में और टेंट में अनिल ने उसका यौन शोषण किया और अनूप सिंह ने इस काम में अनिल की मदद की। पीड़िता के पिता के मुताबिक हमारी बेटी ने कहा, हमारे साथ खराब काम हुआ है। एफआईआर में पीड़िता के पिता ने लिखा कि बेटी की मौत के बाद उन पर दबाव बनाया गया कि अगर मुझे उसकी बॉडी चाहिए तो ये स्टेटमेंट देना होगा कि उसकी मौत कोविड-19 से हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं इमोशनली टूटा था, चाहता था कि बेटी का शव मुझे मिल जाए, इसलिए पुलिस में बयान दिया कि मेरी बेटी की मौत कोविड-19 से हुई। एफआईआर में उन्होंने लिखा है कि योगेंद्र यादव और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से उन्हें पूरी मदद का आश्वासन दिया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है, जिनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन इस मामले में किसान संगठनों की चुप्पी पर जायज सवाल उठ रहे हैं। 11 अप्रैल को ट्रेन में हुई घटना की जानकारी एकाधिक हफ्ते तक बाहर नहीं आई। बाद में बयान आया तो संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वो पीड़िता के साथ है। मामला सामने आने के बाद मोर्चा की टीकरी कमेटी ने 5 मई को ही किसान सोशल आर्मी के टेंट और बैनर हटवा दिए। आरोपियों को आंदोलन से बहिष्कृत करने और सामाजिक बहिष्कार की घोषणा की गई। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां की महिला अध्यक्ष हरिंदर कौर बिंदु ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा के ज्यादातर नेता इस घटना के बारे में जानते थे। ये आश्चर्यजनक है कि वो लोग क्यों इस पर चुप्पी साधे रहे और हमें पीड़िता के पिता से क्यों नहीं मिलने दिया। वहीं इस मामले में 24 महिला किसान संगठनों ने भी बयान में कहा कि ये पहली घटना नहीं है। कई महिलाओं ने अलग अलग वेबसाइट्स और अखबारों को अपनी आपबीती सुनाई। कानूनी मामले दर्ज होना जरूरी है। इस मामले में लल्लन टॉप ने बात की स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव अविक साहा से। हमने पूछा कि इतनी लंबी चुप्पी की वजह क्या थी, तो उनका ये जवाब था। फिर हॉस्पिटल में थी वो और फिर उसका देहांत हो गया। इस बीच में मैं फादर को बार बार बोल रहा था कि अब दिल्ली तुरंत चले जाइए। हाँ, क्योंकि मेरा उस वक्त चिंता ज्यादा था कि मेडिकल ट्रीटमेंट का पहले ठीक ठाक करे। और आपको मालूम है ना, कई चीजों में पेरेंट्स का कंसेंट या कोई फैमिली मेंबर का कंसेंट वगैरह की जरूरत होता है। बिल्कुल। हाँ, तो वो चले भी गए थे। 29 को वो पहुंचे और अनफॉर्चुनेटली 30th मॉर्निंग को लड़की का देहांत हो गया जी। उसके बाद से उनको कंप्लीट जो सपोर्ट चाहिए, मतलब एक आप जिसका युवती बेटी मर गई है, इसके साथ जो भी मदद उनको चाहिए वो सब हम अभी तक करते जा रहे हैं। और हम बहुत स्पष्ट है कि लड़की के साथ जो हुआ था इसके बारे में संपूर्ण न्याय तक पहुंचने तक इसके साथ इस पिताजी के फैमिली के साथ में है। बाय द वे पेरेंट्स में थोड़ा सा कुछ मनमुटाव है, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रेलेवेंट नहीं है उसको। आज यानी 10 मई को संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस वार्ता भी आयोजित की। अपनी देरी पर किसान संगठनों ने कहा कि हमारी प्राथमिकता थी कि लड़की को इलाज मिले, उन्हें सब कुछ की सूचना ही देर से मिली, ऐसा दावा किया। मोर्चा ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी में मदद करेंगे। लेकिन क्या किसान आंदोलन का सूचना तंत्र इतना दूर और इतना अप्राप्य है कि एक लड़की या लड़का अपने साथ हुए अपराध की शिकायत नहीं कर सकता? न्याय और पारदर्शिता का सिद्धांत कहाँ गया? ये सवाल हैं जो इन लोगों से पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाने चाहिए। बड़ी खबर में अब चलते हैं बीते हफ्ते के सबसे बड़े कोरोना अपडेट की तरफ। 8 मई को केंद्र सरकार की ओर से खबर दी गई कि कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने एक नई दवा को मंजूरी दी है। इस दवा का नाम 2G यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। कोरोना में 2G के इस्तेमाल के लिए जरूरी रिसर्च और ट्रायल DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज ने डॉक्टर रेड्डीज लैब्स के साथ मिलकर किया। ट्रायल हुए और इसके नतीजों के बाद भारत सरकार का बयान आया। सरकारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि कोरोना के जो मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, उनमें ये दवा तेजी से सुधार लाती है, साथ ही मेडिकल ऑक्सीजन पर निर्भरता कम करती है। केंद्र सरकार का दावा है कि ये दवा कोरोना के मरीजों के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन इन दावों के साथ सबसे पहली बात जो हम साफ करना चाहते हैं वो ये कि ये दवा DRDO द्वारा विकसित नहीं की गई है। लेकिन DRDO ने यह टेस्ट किया है कि ये दवा कोरोना वायरस पर क्या प्रभाव डालती है। 2DG DRDO ने इसका विस्तार से टेस्ट किया। 2DG कई दशकों से मौजूद है। प्रेस नोट के मुताबिक DRDO ने इस दवा पर अप्रैल 2020 में ही काम करना शुरू किया और लैब एक्सपेरिमेंट के बाद मई 2020 में इस दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुआ। शुरुआती 2 फेज के ट्रायल में संतोषजनक परिणाम देखने के बाद दिसंबर 2020 में इस दवा के फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए। सरकार के दावों के मुताबिक तीसरे फेज के ट्रायल में दिल्ली, यूपी, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के 220 मरीजों को यह दवा दी गई।
जिन लोगों को 2DG दवा दी गई उनमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन ही खत्म हो गई, लेकिन जिन्हें दवा नहीं मिली ऐसे 31% मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई, यानी दवा से ऑक्सीजन की ज़रूरत कम हुई। दावा यह भी है कि लोगों के ठीक होने का ये ट्रेंड 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों में भी देखा गया। ये दवा काम कैसे करती है? अब हम आपको जो बता रहे हैं दवा के काम करने के बारे में, वो उपलब्ध रिसर्च के आधार पर है। हम जानते हैं कि हर जीवधारी को जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और आमतौर पर एनर्जी के लिए चाहिए होता है ग्लूकोज। अब 2DG देखने में बिल्कुल ग्लूकोज की तरह होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव होता है। कैसा चेंज होता है? ये 2DG जब ऐसी संक्रमित सेल में जाती है जिसमें वायरस है, तो वायरस को धोखा होता है कि ग्लूकोज आ गया। वो 2DG को ग्लूकोज समझकर खा जाता है, लेकिन ग्लूकोज के काम के उलट 2DG एनर्जी बनने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे वायरस और ज़्यादा नहीं फैल पाता। बता दें कि अपने इसी गुण के कारण इस दवा के कैंसर में इलाज की संभावना भी तलाशी जा रही थी। सबसे पहले साल 1927 में इसको लेकर एक रिसर्च प्रकाशित हुई थी। साल 2009 में खुद DRDO समेत देश के कई अग्रणी संस्थानों ने कैंसर में इलाज के लिए इस 2DG के इस्तेमाल को लेकर एक रिसर्च प्रकाशित की थी। इसमें दूसरे फेज तक के क्लिनिकल ट्रायल में इस दवा के कारगर होने का दावा किया गया था। इस दवा के प्रभाव को और करीब से समझने के लिए हमने बात की कुछ एक्सपर्ट से। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इनमास जो कि DRDO की एक बड़ी लैब है और CCMB CSIR की लैब और डॉक्टर रेड्डीज तीनों ने मिलके ड्रग के ऊपर काम किया और उनको उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। नाउ कमिंग टू 2DG जिसका फुल फॉर्म है 2-deoxy ग्लूकोज, राइट? जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये जो हमारा ग्लूकोज हम जनरली यूज करते हैं उसका एक एनालॉग है, ठीक है। सो ग्लूकोज जो होता है वो जनरली हमारे बॉडी में एनर्जी का काम करता है। तो इसका जो प्रीवियसली कपल ऑफ रिपोर्ट्स देखी गई थी कि 2-deoxy ग्लूकोज जो है वो कुछ वायरल इन्फेक्शन में वायरस की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, राइट? उसके भी पहले लास्ट 15-20 सालों में 2-deoxy ग्लूकोज के ऊपर कैंसर में बहुत सारा रिसर्च किया गया। सो जो कैंसर वाली सेल्स होती हैं वो हाइपोक्सिक कंडीशंस प्रेफर करती है, और जब हाइपोक्सिक कंडीशन होता है तो ग्लूकोज यूज करके एनर्जी क्रिएट होता है थ्रू ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो अब जो 2-deoxy ग्लूकोज है वो ऐड करने पे कैंसर सेल्स ग्लूकोज की बजाय 2-deoxy ग्लूकोज ले लेती है, बट उसको आगे प्रोसेस नहीं कर सकती बिकॉज वो नॉर्मल ग्लूकोज नहीं है, और जिसकी वजह से एनर्जी जनरेट नहीं होता है और कैंसरस सेल की ग्रोथ इनहिबिट हो जाती है। ये मैकेनिज्म ओवरऑल, इसके अलावा भी वो एपोप्टोसिस थ्रू वेरियस डिफरेंट मैकेनिज्म करता है इन कैंसरस सेल्स। तो ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग था 2-deoxy ग्लूकोज के बारे में। नाउ मई 2020 में एक नेचर में जर्मन के ग्रुप ने एक पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने इस बेस पे, क्योंकि कुछ वायरसेस पे पहले दिखाया गया था, सो व्हाट दे आल्सो डिड सेल लाइन बेस्ड स्टडी, जिसमें उन्होंने दिखाया कि 2-deoxy ग्लूकोज को ऐड करने पे इसका जो है वायरस का, SARS-CoV वायरस का ग्रोथ इनहिबिट हो जाता है, राइट? नाउ इसके पीछे का मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने के लिए ब्राजील के ग्रुप ने एक सितंबर में एक और पेपर पब्लिश किया सेल मेटाबॉलिज्म नाम के जर्नल में। सो आप अगर जनरली देखोगे तो शुरू में ही ये क्लियर हो गया था, जिन लोगों के अंदर डायबिटीज होता है वो लोग इस डिसीज के लिए ज्यादा प्रोन है, उनकी नंबर ऑफ डेथ्स उनमें ज्यादा देखी गई थी, विच मीन्स दिस वायरस लाइक्स ग्लूकोज, क्योंकि डायबिटिक लोगों में हमेशा ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट हाई होता है। एंड एक रीजन ये भी हो सकता था कि वो वायरस को ग्लूकोज पसंद है। वायरस को ग्लूकोज कैसे पसंद है, इसके ऊपर इस सेल मेटाबॉलिज्म पेपर में इन्होंने स्टडी किया कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स होते हैं उनके लंग में उन्होंने देखा था कि मैक्रोफेज और मोनोसाइट्स नाम की 2 इम्यून सेल्स होती है जो ज्यादा पाई जाती है, और ये इम्यून सेल्स जो होती है वो साइटोकाइन स्टॉर्म क्रिएट करती है, यानी कि डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से लंग में लिक्विड फिल हो जाता है एंड पर्सन कैन नॉट सर्वाइव। दैट्स द मेन रीजन फॉर द डेथ बिकॉज ऑफ SARS-CoV-2। तो उन्होंने ये देखा था कि जब SARS-CoV-2 इन्फेक्ट करता है तो मोनोसाइट्स जो ये इम्यून सेल है वो उसके माइटोकॉन्ड्रिया से कुछ ROS, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज करके कुछ मॉलिक्यूल रिलीज होता है, जिसकी वजह से वो सेल में हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है। हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि आपका वो जो सेल है वो प्रेफर करता है ग्लूकोज को एज ए सोर्स ऑफ इट्स एनर्जी। तो अगर आप 2-deoxy ग्लूकोज डाल दे रहे हो, सो अगेन जैसे कैंसर में होता था, वो सेल ग्लूकोज की जगह 2-deoxy ग्लूकोज ले लेगा, लेकिन 2-deoxy ग्लूकोज को फर्दर प्रोसेस करके
अपना एनर्जी नहीं क्रिएट कर पाएगा, जिसकी वजह से वो फर्दर अपना रेप्लिकेशन नहीं कर सकता या नई कॉपी नहीं बना पाएगा। तो इस वजह से ऐसा, मतलब दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, उनके पेपर में उन्होंने दिखाया, यही प्रूव किया था कि SARS-CoV-2 लव्स ग्लूकोज। नाउ दैट्स व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस 2DG जो नया अभी ड्रग प्रपोज किया गया है। इस दवा का प्रभाव कितना है, एफिकेसी कितनी है, इसको लेकर भी कोई आंकड़ा अभी साफ तौर पर जारी नहीं किया गया। बस ये बताया गया कि इस दवा ने कितने लोगों पर असर दिखाया। जानकार बताते हैं कि बिना डेटा के इन दवाओं की काबिलियत पर अभी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। 2-deoxyglucose as I told you, at least 2 decades से स्टडी किया जा रहा है, तो एफिकेसी और इसकी जो आपकी सेफ्टी है उसका कंसंट्रेशन के बेस पे एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, राइट। Now this is true कि it would be better for understanding, even for the clinicians, उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है कि पूरा का पूरा डेटा क्लियरली एज ए पीयर रिव्यूड फॉर्म में किसी जर्नल में पब्लिश हो, जो कि रेप्यूटेड हो, और एटलीस्ट जो भी डेटा है उसको प्री प्रिंट फॉर्म में अभी पब्लिक में लाना चाहिए, सो दैट साइंटिस्ट एंड अदर क्लिनिशियंस कैन अंडरस्टैंड। बिकॉज ऑफ देयर आर कपल ऑफ कंसर्न व्हिच आई थिंक वुड बी इंटरेस्टिंग टू लुक इनटू, कि जैसे हुआ क्या था कि फेज 2 फेज 3 ट्रायल किए गए हैं। फेज 1 में, फेज 2 में 110 पेशेंट्स थे एंड फेज 3 में 220 पेशेंट्स थे। There are few things which we need to understand very critically is कि जो पेशेंट्स लिए गए थे उनमें से उनकी कोमॉर्बिडिटीज क्या थी, लाइक उनमें से कितने लोग डायबिटिक थे, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर था, या कितने लोगों को कौन सा डिसीज था, जो कि अभी क्लियर नहीं है इस प्रेस रिलीज में, और ये बहुत क्रिटिकल फैक्टर है फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट्स, राइट। सेकंड थिंग क्या है कि हमें ये भी नहीं पता है कि डिफरेंट, उन्होंने ये क्लेम किया है कि 65 एज के पेशेंट्स में उन्होंने देखा है कि ये बेटर रिकवरी दिखाता है, बट हाउ मेनी पेशेंट्स किस एज ग्रुप में थे, डिफरेंट एज ग्रुप का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन था, डिफरेंट जेंडर का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन था, ये सारी चीजें अभी क्लैरिफाई नहीं की गई है। एंड ऑब्वियसली आल्सो मैकेनिज्म इस पेपर में नहीं कहीं मेंशन है। एक लास्ट लाइन में उस रिलीज में लिखा गया है कि स्पेसिफिकली वायरल सेल्स, वायरस को टारगेट करती है ये ड्रग। मेरा अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये वायरस जिस इम्यून सेल्स को ओवरटेक करता है, जैसे मोनोसाइट्स हैं, उसको ये टारगेट करती होगी, बट ऑब्वियसली इसका प्रॉपर मैकेनिज्म एटलीस्ट इसमें कहीं एक्सप्लेन नहीं है, और वो जब तक एक्सप्लेन नहीं होगा तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली हेजी रहेगी। सो दीज आर द थिंग्स which should be clarified। आई मीन ये आना चाहिए पब्लिक डोमेन में, सो दैट जो क्लिनिकल ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे फ्यूचर में, उसको समझ के अपना एक अच्छा क्लिनिकल रेजिमेन डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात भी सामने आ रही है कि साल 2020 में पतंजलि आयुर्वेद ने भी इस दवा के कोरोना में इस्तेमाल को लेकर दावे किए थे। खबरों के मुताबिक पतंजलि का ये दावा था कि ये सीधे वायरस पर असर करती है, ना कि एनर्जी पैदा करने वाली चेन पर। लेकिन जिस समय पतंजलि ने यह दावा किया था, उस समय दुनिया के और भी कई देश इस दवा के कोरोना वायरस पर इफेक्ट को लेकर रिसर्च कर रहे थे। 2DG के साइड इफेक्ट पर भी अभी सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। ऐसे में क्या इसे मेडिकल इस्तेमाल में लाया जा सकता है? जानने के लिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर J.A. जयलाल से बात की। उन्होंने कहा कि अभी तक ये बात साफ नहीं है कि ये दवा कोरोना से प्रभावित सेल पर प्रभाव डालते हुए स्वस्थ सेल्स पर प्रभाव नहीं डालेगी। Yeah, absolutely. We are right in that sense, because it is only the phase 1 and the phase 2 trial is over. That is only 110 people. They have done the study various and pan-India level. The results are good, but we know the mechanism also. But there is even after the phase 3 trial, when there is a large population is exposed, only the risk-benefit ratio we will be able to analyze. Because now the mechanism itself can definitely have some doubt on our mind. Because it is talking about this drug is going to get accumulate inside the virus, and thereby it prevents the virus getting the energy and replication. But we do not know whether there is any possibility any altered cells or any normal cells can also have the accumulation, thereby whether it is going to have any effect on the normal cells. So these all are still on an experimental basis. So now the government would have thought, because there is a remdesivir shortage is been exaggerated, or the shortage is there apparent, so they would have thought that there is another drug they are going to bring in. But I mean, it is a welcome step. अब इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है तो जाहिर है कि इसका उत्पादन भी धीरे धीरे शुरू होगा। जानकार बताते हैं कि 2DG के उत्पादन में लगने वाला कच्चा माल सुलभ है, इसलिए आसानी से उत्पादन भारत में हो सकता है। DRDO के वैज्ञानिकों ने भी यही दावा किया है। दाम के बारे में कयास है कि एक सैशे 500 से 600 रुपए तक का हो सकता है। दवा हर मरीज को उसके वजन और लक्षणों के हिसाब से दी जाएगी, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो साइंटिफिक आंकड़ा। आप
इस बात का ख्याल रखिए, डॉक्टर भी ख्याल रखेंगे। इस दवा के बारे में जो भी और जानकारी आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। शुभ रात्रि।